इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इतना इंपॉर्टेंट है कि 50 स्टार भी लगा लोगे तो कम होगा यहाँ पर। ये क्यों? अभी हम लोग बैठे हैं अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में हर साल आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और इससे पहले 28th कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी ये मैंने आप लोगों से पूछा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये यूए में हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बकायदा क्लाइमेट एक्शन को गोल नंबर 13 में इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इतना इंपॉर्टेंट है कि 50 स्टार भी लगा लोगे तो कम होगा यहाँ पर। ये क्यों? अभी हम लोग बैठे हैं अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में हर साल आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पार्टी मतलब ये पार्टी करते हैं, ठीक है, यही याद रख लेना। इसमें आकर कई सारे कंट्री यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं ताकि आप लोग चीजों को रिवाइज भी करते रहें, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को ये बताना है कि ये कहां पर हो रही है, ये लास्ट वाली कहां पर हुई थी, अब की बार कहां पर हो रही है। तो ये चीजें अक्सर आप लोगों से पूछी जाती है। अभी मैं दो बता देता हूं, इनके बारे में एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में यहाँ पर जो बात करें ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ये हमेशा आप लोगों को नॉर्मली जो नजर आती है अलग अलग देश में, और नवंबर और दिसंबर में ही आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट, खासकर ये आर्टिकल के अंदर भी है और कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो इसलिए ये चीजें एक एक कर आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। लास्ट ईयर की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी वो कहां पे हुई थी जरा बताइए, आप लोग क्या उसको याद कर पा रहे हैं? ये एक तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 थी। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां पर हुई थी? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है बार बार, इसको बोलते हैं UNFCCC, यानी कि ट्रिपल सी। फुल फॉर्म क्या है इसके ये थोड़ा समझिएगा। इसको बोलते हैं भाई साहब यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन से बन गया यूनाइटेड नेशन। FC से क्या बन गया यहाँ पर? इसको बोलते हैं बेसिकली फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि क्या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए उससे रिलेटेड कन्वेंशन। किसके बारे में? ये हो गया क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो याद रखने के लिए चीजों को ना तोड़ लिया करो। जब तक आप लोग चीजों को तोड़ोगे नहीं, जैसे इंग्लिश आप लोग को पढ़नी है तो आप लोग को उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए। कई बार शब्द जो है समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे वनरेबिलिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक तरीके से एक ये शब्द हो गया इतना और एबिलिटी हो गया इतना, ठीक है। तो वल्नरेबल एबिलिटी, तो ऐसे तोड़कर पढ़ोगे तो खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको कई बार दिक्कत आती है। तो ये आप लोग को बचपन में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही वर्ड को याद रखने के लिए भी तोड़ लिया करो थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये लेकर आया गया था यहाँ पर, ये बेसिकली 1992 में इसको यहाँ पर नॉर्मली एक मल्टीलेटरल ट्रीटी के थ्रू लाने की बात की गई कि यार इसको यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें आगे चलकर फिर यहाँ पर डिस्कशन डिबेट होने स्टार्ट होते हैं और ये ऐसे ही चलता चलता आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी ये कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुकी है। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 8th नंबर की थी, जैसे G20 की मीटिंग हुई थी हमारे देश के अंदर में, बताइए उसकी थीम क्या थी? देखता हूँ किस किस को याद है, कितनी बार पढ़ाया था उस टाइम पर। ये 2002 में हमारे देश के अंदर में कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2002 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको हम लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया था, दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पर। और हम लोगों ने बोला था कि जो पुअरेस्ट जो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनके ऊपर में फोकस देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस टाइम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में हम लोगों ने बात की थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। यानी कि किसी देश ने, अमीर देश ने अपने घर पर टेक्नोलॉजी बेसिकली बना ली है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो उसको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना चाहिए गरीब देशों के पास में भी, ताकि उसको हम लोग इंप्रूव कर सके। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इससे पहले 28th कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी ये मैंने आप लोगों से पूछा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये यूए में हुई थी 28, और 27 बड़ी फेमस हुई थी भाई साहब। 27 जो थी यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को बोला था, ये 2022 में इजिप्ट में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर बोला है शर्म अल शेख, मैंने कहा था ना शर्म नहीं आ रही इनको, क्योंकि उसमें लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की गई थी कि भाई फंड देने के लिए तैयार नहीं है, इनको शर्म नहीं आ रही है। तो वहां पर उस टाइम पर बोला गया था कि इनसे फंड इकट्ठा करो तभी तो जाकर दूसरे देशों को, गरीब देशों को दे पाओगे। तो ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस ये 29th यानी कि 29वीं कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। और अभी आगे न्यूज में आएगी, तो पहले से एडिटोरियल आ गया है, क्योंकि अभी ये आप लोग को बाकू अजरबैजान में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब कहने का ये कि ये नवंबर 11 से लेकर 22 तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है।
इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसके बारे में ये डिबेट डिस्कशन करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पर यहाँ पर सिचुएशन को संभाला जा सके। क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि एग्जाम ऊपर आएगा तो ही आप लोग पढ़ने स्टार्ट करोगे, तो भाई कोई मतलब इसका रह नहीं जाता है, ठीक है। आप लोगों को पहले से ही अपने आप को यहाँ पर तैयार रख के चलना पड़ेगा। जब तक आप लोग पहले से तैयार नहीं करोगे तब तक आप लोग कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो नहीं फॉर्म आने के बाद में जब अपना उठाकर चलते हैं कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं, तो ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है, मैं रियलिटी में आप लोगों को बताऊं। क्योंकि फॉर्म आने के बाद में आप लोगों का रिविजन होना चाहिए, ना कि आप लोग यहाँ पर बैठकर उस टाइम पर प्रिपरेशन करो। तो लगभग ये समझ सकते हैं, या फिर 1-2 महीने पहले तो बिल्कुल आप लोगों को सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए, खासकर नया कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर जो देश आज तक अपना टारगेट लगा चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में, जाके आप लोग यहाँ पर समझ सके इसको कि कहाँ पर होती है। तो प्रीलिम्स में वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है, ये आप लोग यहाँ पर बताइए। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी अगर आप लोग जाकर देखोगे अजरबैजान जो है वो कहाँ पर है, तो मैप में आप लोग कहाँ पर देखने को मिलेगा अजरबैजान, उसके आसपास की कंट्री अगर, तो मैप में मैं आप लोग को एक बार लेकर चलता हूं तो आप लोग यहाँ पर समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर मैप है, इस मैप को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये ईरान देखने को मिल रहा है, जो मैंने डिस्कस किया था। ईरान के जस्ट ऊपर ये छोटी सी कंट्री जो है ये है अजरबैजान। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है अजरबैजान के अंदर में, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, वो है बाकू। ठीक है, तो बाकू कैपिटल है। इस कैपिटल में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई सिटीज इंपोर्टेंट थी न्यूज में थी तो उनको मैच करने के लिए पूछ लिया। तो अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, उसमें ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखने को मिल रही है। और की फोकस जो रहने वाला है वो सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड पैसा दो भाई साहब। तुमने हिस्टोरिकली इतना बर्बाद कर दिया है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने भाई साहब अपने खुद के बड़े बड़े आप लोगों ने कोयले के प्लांट बनाए, आप लोगों ने तेल निकाले, आप लोगों ने भाई साहब अपना पूरा डेवलपमेंट कर लिया, हर घर में एसी 4-4 गाड़ी लेकर तुम घूम रहे हो। और भाई साहब दुनिया भर का कोयला तुम लोगों ने जलाया बिजली बनाने के लिए। अब आज की डेट में जब चीजें बर्बाद हो गई हैं तो तुम सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। तो यहाँ पर जो फाइनेंस है इसको बोला जा रहा है फाइनेंस स्कोप का नाम देने की कोशिश की जा रही है, और इसके ऊपर में पूरा फोकस रहने वाला है। क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए, आज की डेट में अपने ही उदाहरण लेता हूं मैं आप लोगों से, हमारा देश है, हमारे देश के पास में अभी आइलैंड कई सारे हमारे छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर इधर लक्षद्वीप हो गया। भाई सोच के देखो कल को चलकर अगर यहाँ पर दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दुनिया भर के जो बर्फ है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, या नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पे से जो पिघल पिघल कर बर्फ जो नीचे आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर इनका लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, बर्फ का पानी का लेवल। और ये आइलैंड कंट्री डूबते हुए जा रहे हैं। इंडोनेशिया ने यहाँ पर इसकी वजह से इतनी बर्बादी हुई थी, कैपिटल चेंज करने की बात आ गई थी। दुनिया भर के आइलैंड आज के में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आप लोग इंजॉय कर रहे हो और इनको झेलना पड़ रहा है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई साहब इस चीज के ऊपर में फोकस देकर चलो, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री झेल रही है तुम्हारे कोविड-19 में। ये सबसे खतरनाक चीज थी कि अमीर लोग तो और अमीर हो गए और गरीब जो है वो और बर्बाद हो गए। तो डेवलपिंग कंट्री वनरेबल है। वनरेबल का मतलब इनकी खस्ता हालत हो जाती है भाई, जब भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। भाई एग्रीकल्चर के ऊपर है हमारी डिपेंडेंट कंट्री। एनसीईआरटी में पढ़ा है ना कि भाई साहब कौन सी फसल को उगाने के लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी मिट्टी लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। भाई ये सारी चीजें पढ़ाई गई है ना। तो सोच के देखो, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो एग्रीकल्चर की पैदावार तक इंपैक्ट होने पड़ खतर हो जाती है। और अगर खेती बाड़ी पे गेहूं की पैदावार, चावल की पैदावार, दाल की पैदावार अगर इंपैक्ट होगी, तो भाई फूड सिक्योरिटी हमारी एकदम खत्म होती नजर आएगी। कहां से खाना खिलाओगे लोगों को? तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो अब फिलहाल के टाइम पर जिस तरीके से ग्लोबल एमिशन निकल रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का, जब आप लोग बात करोगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि इसको लेकर चलना है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बकायदा क्लाइमेट एक्शन को गोल नंबर 13 में इंक्लूड किया गया है। लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर में जो जीवन है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और लाइफ ऑन लैंड, तो 13, 14, 15 टोटल मिलाकर 3 डायरेक्टली आप लोगों को जो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इसी मुद्दे को सबसे ज्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर एमिशन के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आधे में राम और आधे में गाम। मतलब आधे में अंबानी भाई साहब, ये बिरलास या फिर आप लोग अदानी, और आधे में सारी कंट्री। तो डेवलप्ड जो कंट्री है यानी कि अमीर देश जो है, वो 57% ग्लोबल एमिशन करते हुए नजर आ रहे हैं 1850 से। सोच रहे हैं आप लोग यहाँ पर, जबकि मुट्ठी भर पॉपुलेशन है उनकी। मतलब एक इंसान के पास में भाई साहब इतना खाना, इतने कपड़े, इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर उसका एक एक आइटम बांटना स्टार्ट किया जाए
तो 15-20 घरों के बच्चे पढ़ लें उसके सामान से, जितना एक एक अमीर खानदान का बच्चा लिए बैठा है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इसके ऊपर में फोकस देना जरूरी है बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो इसीलिए बोला गया कि यार ये तो गलत चीज है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर निकल कर आया था कि भाई हाईलाइट करना है यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्री। मतलब क्या है आप लोग समझो, ये छोटी सी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए आज की डेट में भारत की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। भाई हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी एमिशन निकालते हैं तो बहुत तगड़ा एमिशन हो जाता है। कोई घरों में चूल्हा जला रहा है भाई साहब, ठीक है, कोई अभी जैसे सर्दी आएगी कोई पुराली जला रहा है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। यही इससे ज्यादा एमिशन आप लोगों को यूएसए की थोड़ी सी पॉपुलेशन वहां पर इससे ज्यादा एमिशन करती हुई नजर आती है। तो यूएसए कहते हैं कि तुम भी इतना एमिशन कर रहे हो, हम भी इतना एमिशन करने, हम क्यों खर्चा करें। और ये उल्लू इंसान इतने दिनों से तो एमिशन करता हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों के घरों में अब जाकर यहाँ पर प्रॉपर कूलर एसी लगना स्टार्ट हुए हैं, फ्रिज आना स्टार्ट हुए हैं। तुम भाई साहब सदियों से ये चीजें इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो। तो मतलब तुमने जो गलतियां की हैं, तुम अभी बैठकर उसको हमारे साथ में कंपेयर कर अपनी गलती खत्म करना चाह रहे हो। तो ये होती है बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करना, जो ये से करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक तरीके से आप लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहनी है वो डिफरेंशिएटेड रहेगी। यानी कि ठीक है एमिशन हम भी फैला रहे हैं पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। तुम एमिशन फैलाओ, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, तुमने लंबे समय से यहाँ पर एमिशन फैलाया। तो कंपीट करने की अगर बात करें यहाँ पर, तो नीड है यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को अगर देखा जाए उनमें आपस में होना चाहिए। और 2009 की बात कर रहा हूं, कोपहैगन में एक कोड हुआ था यहाँ पर, डेवलप कंट्री ने बोलता 100 बिलियन हम लोग पैसा प्रोवाइड कराएंगे एनुअली, यानी कि हर साल 100 करोड़ रुपए। मुझे अभी भी याद है जब मैंने यहाँ पर जो ये टाइम पास में आ रहा था, जब मैंने पढ़ा रहा था इसी आर्टिकल, कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर ये 2022 तक बोला था 100 करोड़ रुपए देंगे हर साल। एक भी साल कंप्लीट 100 करोड़ नहीं हुए। इवन कई सालों के मिलाकर भी बोल दे तो भी यहाँ पर 100 जो बेसिकली 100 करोड़ बोल रहा हूँ, 100 बिलियन नहीं हुए उस टाइम पर। और आज की डेट में ये भी ऐसे ही बढ़ा दिया इन्होंने जैसे नॉर्मली बढ़ाते हैं, इसको 2025 कर दिया। अभी 2024 में बैठे हुए 2 महीने बचे हैं, 2025 भी आ गया, फिर बैठ के कर लेना, फिर झुंझुना हिला लेना कि भाई साहब ठीक है, हाँ फिर से नहीं हुआ। फिर जाके अपने नहीं वो नहीं कहते लोकल भाषा में बोले जाते कि रान रो ने रो लेना, नहीं महिलाएं बोलती है कई बार इस तरह के वर्ड यूज करती हैं। फिर अपने मगरमच्छ के आंसू ये बहते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो डेवलपिंग जो नेशन है वो चैलेंज फेस कर रहे हैं कि कैसे अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना है क्लाइमेट के साथ में। जैसे कि हमारे देश के अंदर में आज भी कोयले का इस्तेमाल कर कर बिजली बनाई जाती है। कोई बोले कोयले का इस्तेमाल करना छोड़ दो बिल्कुल ही, तो हमारी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट हो गया और भुखमरी की कगार पे पहुंच गया इमीडिएटली। तो ये ट्रांजिशन फेज होता है। सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर आज की डेट में और भी जैसे कि आज के डेट में जो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं आराम आराम से। तो ये चीजें समझ सकते हैं, तो एकदम कुछ नहीं होता है। तो जो यहां तक आप लोग को देखने को मिलेगा, इसने क्या बताया, पहले पहले बताया कि यहां पर इंट्रोडक्शन में ये दी गया कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं यहाँ पर आगे। अभी आगे टॉपिक में क्या बताया गया, फिर इन्होंने बोला कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है सबसे पहले कि किस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस है और कैसे लेकर आप लोगों को चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है डिफाइन करो पहले कि क्लाइमेट फाइनेंस है क्या यहाँ पर। तो क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले तो आप लोग कैसे बताओगे। तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है ये एक तरीके से इन्वॉल्व करता है लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फाइनेंस करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स से, ताकि सपोर्ट किया जा सके और मिटिगेट, यानी कि जो भी समस्या हुई है, कल को बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो मतलब एक तरीके से वहां पर प्रॉब्लम हो गई तो कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसको क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। ये बकायदा वर्ड का इस्तेमाल देखो आप लोग यहाँ पर। इन्होंने बोला कि लोकल कोई दे ले, कोई नेशनल लेवल पर दे ले, ट्रांसनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश को दे ले। इसमें चाहे कोई पब्लिक यानी कि सरकार दे ले, प्राइवेट यानी कि कोई भी इंडिविजुअल यानी कि मेरा मन है देने का मैं दे लूं, या कहीं से ऑल्टरनेटिव सोर्स आप लोग जो भी निकाल कर लेकर आ रहे हैं। पर मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई साहब इसको यूज कर कर क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसको आप लोग को सुधारना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कितना जरूरी है भाई साहब, ये इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं किया तो बहुत सारे देश हैं वो विलुप्त की कगार पर आते हुए नजर आएंगे, जो आइलैंड कंट्री है। सोर्स और यूजेस के बारे में बात करें, सोर्स कहां से आएगा भाई, पब्लिक और प्राइवेट वालों को देना पड़ेगा, चाहे घर से दो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर इकट्ठा करके दो। फाइनेंस का यूज कैसे किया जाएगा भाई, कल को चलकर बाढ़ आ गई, कल को चलकर देश डूब रहे हैं, जो देश डूब रहे हैं वहां से लोग छोड़ छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके ऊपर कौन फोकस देगा बताइए आप लोग यहाँ पर। तो क्लाइमेट मिटिगेशन जरूरी है यहाँ पर, साथ में एडेप्शन यानी कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है उसको कैसे एडेप्ट करें, कैसे एडजस्ट करें। तुम्हारे घर में तो एसी है भाई साहब, तुम तो एसी में जाकर बैठ जाओगे, लाइफ को एंजॉय कर लोगे। पर लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके घर पे पंखा भी नहीं है
और उसका आगे जुगाड़ भी नहीं है कि वो पंखा या कूलर अपने घर में लगा सके, भाई उसके बारे में कौन सोचेगा। टेम्परेचर इतना है कि वो भुनकर भुट्टा बन जाएगा, ऐसी कंडीशन है आज की डेट में। तो वो इंसान तो भुट्टा बन रहा है। सिटीज में जाओगे गर्मी के टाइम पर 2 मिनट के लिए ना, जहां ट्रैफिक है वहां जाकर खड़े हो जाना, ऐसा लगेगा भाई साहब जरा सी देर में और कुछ हुआ तो भुट्टे की तरह, भुट्टा एक तरीके से आप लोग भुट्टा छोड़ो पॉपकॉर्न बन जाएगा, ठीक है, वो वाली कहानी होती नजर आएगी। तो इसलिए जरूरी है इसके ऊपर में फोकस देना। यहाँ पर कंट्री है यहाँ पर जिनको बोलते हैं ओईसीडी। बताइए ओईसीडी कंट्री का फुल फॉर्म क्या है। ओईसीडी कंट्री जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस को यहाँ पर ट्रैक करने की बात की जाती है। तो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री यानी कि अमीर देशों से गरीब देशों की ओर जो पैसा आना चाहिए उस पर बात करती है, और फोकस करती है कि इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाए। पर लेकिन कथनी और करनी में इतना ही फर्क है, जितना आप लोग न्यू ईयर आने पर अपना रिजोल्यूशन लेते हो ना कि भाई हम लोग रिजोल्यूशन ले रहे हैं पूरा फोकस करेंगे, ये भी ऐसे रिजोल्यूशन लेते हैं हर साल कि हम लोग इन चीजों पर फोकस करेंगे, और इनका रिजोल्यूशन फिर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ नजर आता है जैसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं। आज की डेट में लोन के बारे में बात करें, इनको बोला कि पैसा दे दीजिए। इसमें दो तरीके होते हैं। सरकार के बारे में बता दूं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का इकोनॉमी का, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। देखो आर्टिकल में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलते हैं, इन चीजों को पकड़ा करो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये जब आप लोग किताबें पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो ये बातें आती है तो आप लोगों को लगता है पता नहीं कहां से आ गया। एक शब्द किया जाता है लोन। लोन का मतलब क्या होता है, आप लोगों से मैंने ले लिया 25,000 रुपए। तो भाई साहब आप लोगों से लोन ले लिया मैंने 25,000 रुपए कि यार मुझे पैसे दे दो, मुझे क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर बच्चों को किताबें बांटनी है, मेरे पास ये पैसे नहीं है अभी। आपने बोला कि ठीक है वीर भाई ले लो, ये लोन है हमारी साइड से, और बोले कि 4% ब्याज देंगे। मैंने कहा यार 4% थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो यार, कि इससे ज्यादा क्या, इतना तो सेविंग अकाउंट में भी मिलता है, इससे कम क्या दोगे। मैंने कहा ठीक है। तो आप लोगों का एक तो मूल हो गया 25,000 रुपए, और इसके ऊपर में 4% ब्याज हो गया जितने टाइम के लिए मैं रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों का जो मूल भी दूंगा आप लोगों को जो कि 25,000 रुपए, और उसके ऊपर में इंटरेस्ट भी पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने लोन लिया था आप लोगों को रिटर्न कर दिया ब्याज सहित। तो ये आप लोगों ने उधारी, आप लोगों से उधारी ली। तो भाई डेवलपिंग यानी कि अमीर कंट्री क्या कर रही है, वो उधारी दे रही है, ना कि वो ग्रांट दे रही है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बोल दिया लो वीर भाई ये 25,000 रुपए हैं, अभी हमारी जॉब लग गई है, कोई नहीं अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी, चलो बच्चों को किताबें दे देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप लोगों ने ग्रांट दे दिया एक तरीके से, यानी कि ये रिटर्न नहीं करना है, ये बेसिकली बच्चों के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, इसमें रिटर्न करने वाली बात नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ओनली 28% है ये। सोच के देखो, आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलते 70% लोन दे रहे हैं, और ओनली 30% यहाँ पर ये दे रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझो, ये वो अमीर गरीब देश है, लालच की वजह से गरीब है ये अमीर, मतलब कहने के लिए अमीर है पर लेकिन रियलिटी में गरीब है दिल के, क्योंकि ये उन देशों की बर्बादी देख नहीं पा रहे हैं, उन देशों की बर्बादी समझ नहीं पा रहे हैं जिनकी रियलिटी में बर्बादी हो रही है। तो ग्रांट एक तरीके का दान होता है, जो कि एक तरीके से नॉर्मली दिया जाता है, कि जिसको रिटर्न नहीं लिया जाता है। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। अभी समझो यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है, जब यहाँ पर क्रिटिसिज्म आता है ओईसीडी रिपोर्टिंग का, वो यही आता है कि भाई साहब जैसे कि ये क्रिटिसाइज किया जाता है, इंक्लूडिंग ऑक्सफॉर्म, ये भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ओईसीडी रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो कमिटमेंट है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि कमिटमेंट करते हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, भाई सुन लिया कर तभी तो कमिटमेंट पूरा करेगा, तो वरना खुद की भी नहीं सुनेगा तो कैसे पूरा करेगा। इनका वही फंडा है, ये कमिटमेंट तो कर करके निकल जाते हैं, पर लेकिन एक्चुअल जो डिसबर्सल होता है वो रियलिटी में हो नहीं पाता है, तो ये बोल बोल के यहां से निकल जाते हैं। तो ये खतरनाक चीजें यहाँ पर, तो इसलिए एम्फेसिस देना जरूरी है एडिशनल, एक तरीके से काउंट करके बेसिस पर कि ग्रांट आ रहा है तो कहां से आ रहा है। एक तरीके से इसको नोट ऑन द कमर्शियल टर्म में ना देखे, इसको ग्रांट के एक यहाँ पर मतलब एटलीस्ट 50-50 कर दो यार, तुम तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो सबसे खतरनाक चीज ये आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कि भाई साहब ये एक पोर्शन आप लोगों का हो गया यहाँ पर स्टार्टिंग में, कि किस तरीके से चीजें चल रही है, इंट्रोडक्शन था। दूसरे में यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कैसे पैसा आ रहा है। अब तीसरे में यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। भाई तुम पैसा दे नहीं रहे हो, कह रहे हो हमको सपने दिखा रहे हो कि पैसा देंगे, पर रियलिटी में दे नहीं रहो, इससे हमारी क्या समस्या है तुम समझ रहे हो। तो वो समझाने की कोशिश की जा रही है अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में। इसलिए मैंने कहा था बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, डिवाइड करके बकायदा सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डिपेंडेंट है भाई साहब बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास में आज की डेट में रिसोर्सेज की कई बार कमी नहीं है, कि रिसोर्सेज की कमी है। आप लोग खुद देख लो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दुनिया भर का रिसोर्सेज है, पर लेकिन निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े देश आ रहे हैं, चाइना यूएसए बड़े बड़े देश, और रिसोर्सेज निकाल कर ले जा रहे हैं वहां से। रिसोर्सेज मतलब वो वहां से आयरन और निकाल कर लेकर आ गए, मतलब कच्चा लोहा, भाई पका पुको कर लाकर बेच दिया उल्टा। तो ये हरकतें देखने को मिलती हैं। तो डेवलपिंग जो नेशन है उनको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लिमिटेड डोमेस्टिक फाइनेंस है। भाई वो भुखमरी को मिटा ले, उनके वहां पर आज के दिन में हंगर इतनी हाई है जिसकी कुछ हद नहीं है।
एजुकेशन का लेवल इतना ले है जिसकी कुछ हद नहीं है, हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करा नहीं पा रहे हैं, वो या तो इन पे खर्च कर ले या फिर भाई साहब वो क्लाइमेट जैसी चीजों पे खर्च कर ले जो कि कभी फ्यूचर में होगा। मतलब मैं अभी भूखा मर रहा हूं तो मुझे रोटी देना जरूरी है, या ये बोले कि यार इसको रोटी देना अभी बंद कर दें, अभी फ्यूचर में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से ये चीजें हो जाएंगी, तब जाकर चीजें, अरे वो मर रहा है भाई साहब। ये तो वही बात होगी ना, डॉक्टर के पास में इलाज करवाने गए, डॉक्टर कह रहे लाइन में आओ, एक इंसान को भाई सर में दर्द हो रहा है और एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, वो मर जाएगा अभी खून बह बहकर, डॉक्टर कह रहा है कि सर में दर्द वाला लाइन में आया पहले, इसी को भाई साहब इलाज करेंगे। ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई यहाँ पर, एक मर रहा है उसकी जगह आप लोग इसको ये कर रहे हो, तो ये गलत चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि ये चीजें समझने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करें। जैसे आज की डेट में हमारे देश में सोलर सिस्टम यूज कर लो, क्यों भाई, यहाँ पर कोई अलादीन का चिराग घिस के हमारे सबकी छतों पे सोलर सिस्टम के पैनल फेंक गया कि लो उठा लो और लगा लो, उसके लिए कहीं ना कहीं से तो आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, ठीक है। स्टोरेज के लिए बैटरी भी आप लोगों को चाहिएगी यहाँ पर, तो हमारे पास में ही नहीं है भाई साहब इतना पैसा, हम कैसे काम कर लें? तो ये कौन बताएगा? भुखमरी में हम लोग नीचे बैठे हैं, सबसे अपने बच्चों को हम लोग खाना खिला नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, जॉब हमारे देश में है नहीं है, और तुम कह रहे हो कि भाई साहब तुम जो है यहाँ पर अलग ही झंडा लेकर घूम लो यहाँ पर। ऐसे नहीं हुआ करता। इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज अगर आप लोग देखो, 2021 में 675 मिलियन लोग, डेवलपिंग कंट्री के अंदर में लैक ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। भाई जिन लोगों के पास में बिजली नहीं है, आप लोगों को लगता है कि वो लोग किस तरीके से किस किस पर्टिकुलर खंड काल में जी रहे होंगे आज की डेट में, ठीक है। मतलब उनके पास में सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पर कहाँ चीजें नहीं है। और भाई तुम कह रहे हो कि क्लाइमेट चेंज सुधार ले, भाई पहले एक बात बताऊं, जो ऊपर वाले के भजन करता है ना, वो वही इंसान होता है जिसका पेट भरा हुआ होता है। जिस इंसान को रोटी की रिक्वायरमेंट होती है ना, इसके पास में खाना नहीं है, वो खाने का भजन करेगा भाई, खाने को ही सबसे पहले पूजेगा। तो भूखे पेट तो भगवान के भजन भी नहीं होते हैं भाई साहब। तो इसलिए सबसे पहले भूखमरी दूर करो, उनको पढ़ाई दो, भगवान के भजन अपने आप करने लगेगा। पैसा कमाए तो सही, वो तो दूसरों को देना भी लगेगा। तो पहले जरूरी है कि इस लेवल पर देश को लेकर आओ। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर कि ये यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है बहुत ही तकड़ी, इस रिक्वायरमेंट को आप लोग पूरा करो। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन क्लाइमेट फाइनेंस नीड, हम भारत पे फोकस कर रहे हैं। मैंने समस्या बताई, फंड बताया, क्या क्या डेवलपिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट है। अब उस डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी भारत की किस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो हम लोगों ने अपने टारगेट बना रखे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 2030 तक है। इंडिया का एम है 500 गीगावाट जनरेट करना, बेसिकली ये नॉन फोसिल फ्यूल से, यानी कि एक तरीके से कोयले और ये तेल वगैरह इनको छोड़कर उसके ऊपर में फोकस दे रहे हैं। अचीव करना है 5 मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में कई बार बताया। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे टारगेट है हमारे, जो कि आज की डेट में हम लोग 2030 तक के टारगेट लगा के चल रहे हैं। और ये कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे टारगेट क्या क्या है। तो इंडिया का एम नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी, उसका टारगेट बता दिया। 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट, और इसी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इंप्रूव करना। एस्टिमेशन 16.8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, अगर 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लेकर चलते हैं 2030 तक का। अगर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूरा इंप्लीमेंट करते हैं ना, 8 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है भाई साहब। जो देश अपनी एजुकेशन पर प्रॉपर खर्च नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों की हेल्थ पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मेल नरिशमेंट का शिकार है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं, उस देश को तुम कह रहे हो कि वो 8 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी पर खर्च कर दे। हम क्यों करेंगे? हम तो अपने कोयले पे खर्च करेंगे भाई साहब, हमको तो बिजली पहले मिल जाए, हम तो आसमान हम तो बाद में देखेंगे ना भाई साहब। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल आप लोग को रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि भाई जो लोग ऑलरेडी भरे बैठे हैं पेट से, उनको देखो पहले यहाँ पर, ना कि उन लोगों को जिनको अब तक खाना भी नहीं मिल रहा है। तो $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस का जो गैप अभी चल रहा है, अमीर देश जो देने के लिए तैयार नहीं है, भाई उसको देखना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी क्या है कि फाइनेंस का टारगेट रखो। बिना पैसे के, देखो कड़वा सच्चा है आप लोगों में बता दूं, पैसा ये एक ऐसी चीज है, इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन कोई बोल दे कि पैसा ही सब कुछ है, तो ये चीज बोलनी थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पैसे कमाने वाले लोग भी आज के डेट में गल सड़कर मर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा कमाओ दबाकर, पर लेकिन अपनी मेहनत से, ना कि किसी का धोखे से। तो यहां पर देश के अंदर में पैसा है, वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहां पर इसीलिए बोला गया कि न्यू कलेक्टिव, यहां पर क्वांटिफाइड गोल आप लोगों का निकल कर आना चाहिए। और ये टारगेट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का, कि कलेक्टिव क्या है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। पर लेकिन अलग अलग तरीके से आप लोग लेकर चलो, उसको दिखाओ कि किस किस को कितना फोकस यहाँ पर करना है। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस में किस किस को कितना पैसा देना है, उसके ऊपर में फोकस आप लोगों को करना है। तो ये एक्चुअल में डिसबर्सल होना चाहिए इसका पैसे का। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया टारगेट तो रख दिया और फिर आकर अगले साल फिर चाय समोसा खाए और निकल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर में फोकस देना है, कैसे पब्लिक फंड को मोबिलाइज करना है।
अभी हाई लेवल जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने बोला कि डेवलपिंग कंट्री एक्सक्लूडिंग चाइना, याद रखना चाइना अब डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा है अगर ढंग से देखा जाए तो, क्योंकि वो यूएसए के टक्कर में खड़ा हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी बात की जाएगी इसके बारे में भी आगे। 1 ट्रिलियन अगर बात की जाए अभी नीड है एक्सटर्नल क्लाइमेट फाइनेंस की 2030 तक का, अगर क्लाइमेट गोल को मीट करना है, यानी कि कथनी और करनी में फर्क नहीं करना है, तो इतना पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमारे देश की जो जीडीपी है वो लगभग 4 ट्रिलियन है आज की डेट में। $4 ट्रिलियन भारत की जीडीपी है आज की डेट में, यानी कि भारत की जीडीपी का 1/4% आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग देशों में, ताकि इस चीज को सुधारा जा सके। ये अकेला आर्टिकल अब तक का सारी समस्याओं का समाधान है। इवन कल को आप लोगों को यहाँ पर लिखने के लिए कुछ आएगा भी, उसमें भी और क्या क्या चीजें हैं मैंने सारी करके एक एक चीज बता दिया आप लोगों को। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में बता दिया, वो भी आप लोग याद रखना कहाँ कहाँ पर हुई है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों को समझा दिया। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बॉडी है यहाँ पर। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, चलो ये बता देता हूँ। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। कौन से देश के अंदर में हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां से फिर ये सिलसिला जारी हुआ, अभी जो होने वाली है 29 है, और 29 पर सोच के देखो, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, उसको इग्नोर किए जा रहे हो। और यहाँ पर उसको हर साल इग्नोर किया जा रहा है, फिर कह रहे हो कि यार साल बढ़ते जा रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। भाई सिलेक्शन कैसे होगा, आप लोगों ने बैठ के रिव्यू किया एक बार कि भाई पिछले 29 साल से तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, अपनी लाइफ को देखो तो सही। आज की डेट में आप लोग की लाइफ जो है, मैक्सिमम की लाइफ जो है 20 से 30 के बीच में होगी। अगर मैं बोलूं कि 20 साल तुमने क्या किया है, उसको बैठकर एक बार एनालिसिस तो करो, क्या चाह रहे हो अगले 20 साल भी ऐसी जिंदगी कटे। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग को अपने आप से देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की लाइफ है, मैं तो आके देखने वाला हूं नहीं। आप लोगों का कोई और भी यार दोस्त रिश्तेदार नहीं देखेगा, वो आप लोग की बुराई तो देख लेगा, पर लेकिन आप लोग की किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना है वो नहीं देखेगा, इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो जर्मनी में हुई थी, बर्लिन के अंदर में कॉन्फ्रेंस 1995 में, ये पूरा का पूरा कई सारी डायमेंशन सारी कवर करती है, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है मजा आया। तो यही मजा बस मैं सबको देना चाहता हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है। टॉपिक को पढ़ना ही काफी नहीं है, उसको पढ़कर समझकर लिखना। अब पढ़ती तो दुनिया है यार, पता नहीं कौन कौन क्या क्या पढ़ रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में एग्जाम में क्या आप लोग उसको लिख पा रहे हो, अगर हाँ, क्या आप लोग रियलिटी में उसको ढंग से फॉलो कर पा रहे हो, अगर हाँ, तो भाई आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप लोग उसको लिख पा रहे हो, प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही मैंने आप लोगों को एक एक कर यहाँ पर बता दिया सारी, ठीक है।